Hey guys, this is Manisha Prajapat and you watching CA Point classes. ओके तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका मॉक टेस्ट पेपर 2। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, रिवीजन मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है और अगर रिविजनरी वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपका एमटीपी सॉल्व करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ नेचर एंड आर अफेक्टेड बाय। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर एंड आर अफेक्टेड बाय सेवरल फोर्सेस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वाइवल एंड द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन। बताइए, पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को क्लासेस में। माइंड पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है, माइंड तो आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आपकी जो सक्सेस है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द सर्वाइवल एंड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? आपके डिसीजंस पे। ठीक है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, तो आपके जो डिसीजंस है वो कितने करेक्ट है, कितना मतलब किस टाइम पर आप कितना करेक्ट डिसीजन लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म डैश कंट्रोल ओवर द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है ये। ठीक है, लाइन लिखी हुई है आपके, बिल्कुल आपका जो करिकुलम है, आपका जो आईसीआई का मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर आपकी फर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्लान्ड इकोनॉमी और अ कमांड इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय दी। बताइए, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी को और हम किस नाम से जानते हैं। 2-3 नाम मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी में डिसीजंस कौन लेता है? आपकी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम इज कंपटीशन, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंडिया में हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। ठीक है, 1 बाय 1 करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले लिखा है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन दी बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मुझे तो तीनों ही चीज़ें ठीक लग रही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दी अबाउट जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट फॉर द कमोडिटी कॉस्ट। रिपीटेशन है। ठीक है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी, द टोटल यूटिलिटी फॉल एंड द मार्जिनल यूटिलिटी टू बिकम नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क टू इंकरेज अ कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉलिंग, बिकॉज क्योंकि द प्रोडक्ट इज नाउ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन बिफोर। ठीक है, पहले से अभी क्या मिल रहा है? सस्ता मिल रहा है, तो यही आपका रीजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन सही से पढ़ना है, नॉट करेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है। तो इसमें आपको करेक्ट पूछा है, व्हेन द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज जीरो, demand is infinitely elastic and when it is infinite, slope is infinite, elasticity is zero। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है स्टेटमेंट यही आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। सारी चीज़ें मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ। ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इम्प्लाइज दैट। बताइए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस ओवर टाइम। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। टोटल यूटिलिटी इज नेगेटिव, ये भी सही बात नहीं लग रही मुझे, तो ये तो दोनों ही इनकरेक्ट लग रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, लास्ट यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम विल कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन। ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ, बिल्कुल उल्टा लिख दिया आपके। फर्स्ट यूनिट ऑफ द गुड
कंज्यूमर विल कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, तो जब आप पहली चपाती खाएंगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप सेकंड चपाती खाएंगे तो उतना ज़्यादा सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा और फिर तो आपका पेट भर ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है कि जब आप फर्स्ट देखिए क्या बोला कि जब फर्स्ट यूनिट को आप कंज्यूम करते हैं तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट। देखिए जैसे ही आपको लिखा हुआ मिले द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब शॉर्ट टाइम की बात हो रही है, ठीक है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। तो द बियॉन्ड सम पॉइंट एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट विल यील्ड लेस एंड लेस एक्स्ट्रा सेटिस्फिकेशन टू ए कंज्यूमर, ठीक है, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपका मार्शेलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, आपके अल्फ्रेड मार्शल ने जो थ्योरी दी है कार्डिनल थ्योरी, वो किस पर बेस्ड है पूछा है, बताइए। हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटीज या फिर हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, ये तो आपके लिखा हुआ है लाइन टू लाइन, ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटीज जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, डिमांड एंड डैश आर द फोर्सेस दैट मेक मार्केट इकोनॉमीज वर्क। क्या होगा आपका डिमांड एंड सप्लाई, दो ही तो फोर्सेस है आपकी मार्केट फोर्सेस, पता है ना आप लोगों को, बता चुकी हूँ मैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स आर, क्या है आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, वो गुड्स होती हैं जो आपकी साथ साथ चलती हैं। तो आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड भी आप लोगों को पता है, मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि आपका कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, तो कोलगेट और पेप्सोडेंट क्या है, सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर एक नहीं है तो हम उसको दूसरे से अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अ टर्म कॉइन्ड बाय, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है आपके जेम्स ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, जेम्स। अ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड, अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है किसी कमोडिटी की, किसी कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस का क्या होता है। तो ये भी रिपीटेशन है आपके क्वेश्चन का, आपका जो कंज्यूमर सरप्लस है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था, रसगुल्ले का एग्जाम्पल देके समझाया था। मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए आपके फादर आपको बोलते हैं कि जा बेटा ये 300 रुपये लेके जा, ठीक है, और 1 किलो रसगुल्ले लेके आ जा, ठीक है। लेकिन जब आप 300 रुपये लेके गए और शॉपकीपर को आपने 300 रुपये दिए, तो शॉपकीपर ने क्या किया, आपको 50 रुपीज़ वापस कर दिए और 1 किलो रसगुल्ले भी दे दिए, यानी कि आप 300 रुपये विलिंगनेस टू पे था आपका, आप खर्च कर सकते थे रसगुल्ले के लिए, 1 किलो रसगुल्ले के लिए, लेकिन आपने पे कितना किया, 250 रुपये। तो जो 50 रुपये आपके पास में बच गए, यानी जो आप विलिंगनेस टू पे, आप जितना पे कर सकते थे या करना चाहते थे, माइनस कितना आपने पे किया, तो उसका जो बैलेंस बच जाता है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो बोला है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए 270 के हो गए रसगुल्ले, 270 रुपये किलो हो गए, तो होगा क्या, आपका कंज्यूमर सरप्लस 30 रुपये ही बच जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका आपके एमटीपीज में, तो डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन शी इज ड्राइविंग डैश सेटिस्फिकेशन फ्रॉम द गुड। तो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फिकेशन फ्रॉम द गुड, ठीक है, नॉट मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फिकेशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए, टू इंडिफरेंस कर्व्स में बी पैरेलल टू ईच अदर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इतना ज़्यादा अपन इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी क्लासेस हो चुकी हैं और एक एक चीज़ मैंने क्लासेस में डिस्कस करी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन क्लासेस को देखें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को, क्योंकि रिविजनरी वीडियोज़ हैं, 1-1 डेढ़ घंटे के वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा और ये सारे कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने भी वीडियोस देखे हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मुझे सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए। चलिए कमेंट करिए।
आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस एज, बताइए, बता चुकी हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लासेस से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्या बोला है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। अभी अभी समझा हमने, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, ठीक है। और रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द कंज्यूमर सरप्लस। तो मुझे तो दोनों ही बातें ठीक लग रही हैं, यानी कि आपका स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक, और इसका जो रीजन दिया है वो भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, बता रखा है मैंने क्लासेस में, पॉजिटिव होती है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ डिमांड, कौन सी वाली है, आपकी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और किसने दी है, आपके एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी है, एल्फ्रेड मार्शल ने। याद हो गया होगा अब तक तो, 3 4 5 बार, पता नहीं कितनी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, रिटर्न टू अ फैक्टर रेफर द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ द चेंज इन, बताइए भाई, रिटर्न टू अ फैक्टर यानी कि वन फैक्टर ओनली, ठीक है, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। A factor of production is said to be superior if its expenditure elasticity is exceed unity. Option number C will be your right answer. चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। इट इज़ लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। द कर्व इज इवलॉप द एसएससी कर्व, बिल्कुल ठीक बात है, और द कर्व इज यू शेप, ये भी मैं समझा चुकी हूँ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही करेक्ट हो गए, ठीक है, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ओनली अप्लाइज इन द केस, देखिए जहाँ पर भी आपको नाम दिखे ना, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है आपका, देयर इज एटलीस्ट वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पता नहीं कितनी बार मैं क्लासेस में ये बात बता चुकी हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लेन व्हाई द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टिपिकली यू शेप, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन, बताइए भाई। स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन कैन बी चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर एस प्राइस, ठीक है, चेंज इन टोटल आउटले एंड टोटल कॉस्ट, दोनों ही बातें ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, देखिए टेक्निकल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, ये इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी इज ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आपका इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो कौन सा नहीं है आपका, इकोनॉमिक ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आइसो क्वांट वर्ड इज मेड अप विथ टू वर्ड्स आइसो और क्वांट, वेयर आइसो मीन्स इक्वल, बता चुकी हूँ, देन क्वांट मीन्स, क्वांट का मतलब हो गया आपका आउटपुट, यानी जो आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक। चलिए which one of the following cost curve is not in U shape, देखिए आपका एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों ही आपके यू शेप में होते हैं, बना के बताया मैंने वीडियोस में। लेकिन जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व बनता है ये यू शेप में नहीं बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर।
गिवन टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी है आपकी 2000, ठीक है। इसमें देखिए सीधा सीधा क्या पूछा है कि हाउ मच इज टोटल फिक्स कॉस्ट, यानी आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी अगर आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस 2000 है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में बताई थी कि आपका प्रोडक्शन चाहे ज़ीरो है टोटल प्रोडक्शन आपका चाहे ज़ीरो है, चाहे 1000 है, चाहे 2000 है, चाहे 1 लाख है, ठीक। आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो तो फिक्स रहेगी, ठीक है। क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है इसका फिक्स कॉस्ट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको फिक्स कॉस्ट बोला गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, marginal revenue of a monopoly firm is less than the price because the demand curve has a negative slope, ठीक है। इजी था ये तो, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। स्टेटमेंट दिया है कि ऑल्दो ए मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस ही लाइक्स बट डज नॉट चार्ज ए हायर प्राइस देन हिज इक्विलिब्रियम प्राइस। बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, यानी कि मोनोपोलिस्ट जो है वो क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस मेकर होता है, तो कितनी भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस रख सकता है वो, लेकिन अगर वो पहुंच गया है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस पर, यानी कि जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उससे ज़्यादा क्यों ही प्राइस रखेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। और रीज़न दिया है कि द हायर प्राइस मीन्स फॉल इन द टोटल रिवेन्यू, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपके दोनों ही देखिए बोथ ए एंड आर जो दोनों ही हैं वो ट्रू हैं और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ टैक्स borne by seller will be larger if the demand for the product has greater elasticity। सीधा सीधा क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी ओलिगोपोली में तो टोटल प्लेयर्स ही 10-15 होते हैं, ठीक है। मैंने टेलीकॉम सेक्टर्स का आपको जो है एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक। नेक्स्ट लिखा है आपकी में प्रोड्यूस आइदर स्टैंडर्डाइज्ड और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। देखिए सी में क्या लिखा है कि ऑलवेज प्रोड्यूस डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो में प्रोड्यूस आइदर स्टैंडर्डाइज्ड और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, ये आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, टोटल रेवेन्यू अलॉन्ग विथ टोटल कॉस्ट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, in economics we are concerned with exchange value only, ठीक है। exchange value का मतलब होता है economic value, तो in economics we are concerned with exchange value only, यानी कि economic value, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। exchange value is determined by in the market where exchange of goods and services take places, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है आपके, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। in economics जनरली द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। मार्केट को हम किन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, तो टाइम के बेसिस पे भी हम अभी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू मेक गुड इवन द डैश इट इज़ बेटर फॉर द फर्म टू शट डाउन, यानी कि एक फर्म है उसको कब अपनी फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो अगर वो कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है तो आपका फर्म जो है उसको शट डाउन कर दिया जाना चाहिए। तो बता रखा है मैंने आपको क्लासेस में कि आपकी अगर वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है तो आपको अपनी फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। प्राइस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन, अभी मैंने बताया था एक्सचेंज वैल्यू में या फिर इकोनॉमिक वैल्यू में, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है आपका, सेम ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी
यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस, तो क्या होता है, द इक्विलिब्रियम प्राइसेस राइजेस बट नथिंग सर्टेन कैन बी सेड अबाउट द चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस अंडर, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस किस में होता है, आपके परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। नेक्स्ट, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज इक्वल टू दैट पोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट इज अबाउ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक लग रहा है मेरे को? तो देखिए, आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, दैट पोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व दैट इज अबाउ द एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, जबकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। सबसे पहले आप लोग जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इफ द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी हैज अ नेगेटिव स्लोप देन द मार्केट स्ट्रक्चर मस्ट बी, बताइए। तो भाई, द मार्केट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमारे पास में इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, हैमबर्गर डिफरेंट हो सकता है, मतलब हैमबर्गर क्या होता है, आपका बर्गर की तरह ही होता है। शर्ट को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कलर, डिज़ाइन, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से। एंड ऑटोमोबाइल, ठीक है, तो आपकी कार वार भी डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ही हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an internal cause of business cycle? मनी सप्लाई आपका इंटरनल है। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आपका इंटरनल है। ठीक है, फ्लैक्चुएशन एंड इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में, यानी कि इंटरनल कॉज है। लेकिन टेक्नोलॉजी शॉक्स जो हैं वो आपका इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, पीक इज द डैश स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, बिजनेस साइकिल हमने पढ़ा था, देखिए ये है आपका बिजनेस साइकिल। ठीक, ये बिजनेस साइकिल है। क्या पूछा है, ये क्या है आपका, ये आपका पीक है। ठीक, ये आपका पीक है। पीक की जो अपोजिट सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉफ, डिप्रेशन बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कि पीक इज द स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, यानी पीक कब आता है। देखिए, पीक आता है आपका, ये है आपका एक्सपेंशन, ये वाली जो स्टेज है ये आपकी एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, फिर पीक पे पहुंचे, फिर डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं कंट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कंट्रैक्शन। ठीक है, डाउनफॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आपका एक्सपेंशन है, इसको अपवर्ड भी बोलते हैं हम। ठीक है, अपस्विंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका एक्सपेंशन हो रहा है, अपस्विंग हो रहा है, देन आप पीक पे जाएंगे। ठीक, फिर कंट्रैक्शन होगा, फिर एकदम नीचे वाला स्तर आ जाएगा, आपका ट्रॉफ आ जाएगा, फिर आपका थोड़ा रिकवरी स्टेज चलेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि पीक क्या है, तो लेटर स्टेज है आपकी एक्सपेंशन की, ये एक्सपेंशन है, इसकी लेटर स्टेज क्या है आपकी पीक। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने बिजनेस साइकिल को अच्छे से समझा है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, डबल स्टार इसको आप बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, डिफरेंट बिजनेस साइकिल डैश इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, तो भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि डेफर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, रिपरकशन ऑफ बिजनेस साइकिल गेट डैश फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये होता है आपका साइमल्टेनियसली। ठीक है ना, साथ साथ चलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। निकोलस कैल्टर प्रोपाउंड आपका कोबवेब थ्योरी। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्लासेस में बताया हुआ है। चलिए, ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल देयर इज अ अपोजिट सिचुएशन ऑफ पीक। अभी मैंने बताया था, पीक जो है इसका अपोजिट ड्यूरेशन कौन सा होता है। इसे पूछा है ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल द अपोजिट ऑफ पीक इज ऑब्वियसली आपका ट्रॉफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए,
डिक्रीज इन द इनपुट डिमांड, क्या होगा? पुल्स इनपुट्स प्राइजेस डाउन। अगर डिमांड कम होगी तो पुल्स इनपुट्स प्राइजेस डाउन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल? पढ़ते हैं भाई एक एक करके। बिजनेस साइकिल आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। बिजनेस साइकिल बिगिन इन द कंट्री एंड स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू ट्रेड रिलेशंस, ये भी बिल्कुल सही बात है। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेल बीइंग ऑन द सोसाइटीज, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। यानी तीनों ही ऑप्शंस मुझे ठीक लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबाउ विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, थोड़े से समझने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। टफ लगे होंगे आप लोगों को अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं, लेकिन जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं उनके बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आई नो थोड़े से टफ थे क्वेश्चन, बट वीडियोस देखें तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं ये थोड़े से ईजी हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो कवर करते हैं इनको भी। यूजुअली इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव, ठीक है। ये भी बेसिकली रिपीटेशन ही है, बता रखा है मैंने आप लोगों को रेशनलिटी, ठीक है। रेशनलिटी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग से, ठीक है, माइंड से। अंडरस्टैंडिंग बाइंग पैटर्न आर अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बाइंग बिहेवियर भी आप किसका देखोगे? कस्टमर का ही तो देखोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक। आइडेंटिफाई द ग्लोबल कंपनी, ठीक है। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया में ऑपरेशन शुरू किया आपके 1921 में कोलकाता में? तो आपका अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, पढ़ाया था मैंने। विच ऑफ द ऑप्शन इज इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर्स? एक्सचेंज रेट मॉडरेट, एक्सचेंज रेट स्टेबल, एक्सचेंज रेट इंक्रीजिंग या फिर एक्सचेंज रेट फॉलिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना उनको कब फ़ायदा होता है? जब आपकी एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल होती है, ठीक है। क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स जो होते हैं अगर एक्सचेंज रेट फॉल होती है तो चीप हो जाते हैं, तो उससे उनका एक्सपोर्ट बढ़ता है। इसलिए बोला गया है कि जब एक्सचेंज रेट फॉल होती है तो ये इंसेंटिव होता है आपके एक्सपोर्टर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट, कोएग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन द हार्मोनी इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आपका CCI, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कंपटीशन कमीशन। कीपिंग एक्सट्रीमली लो प्राइजेस टू नॉट लेट एनीवन ग्रो एज अ कंपटीशन इज कॉल्ड प्री एम्पिटिव प्राइसिंग, ठीक है। इसको पेनिट्रेट करना भी बोल देते हैं, यानी कि आपने प्राइजेस को इतना कम रख दिया, यानी आप क्या कर रहे हैं? मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए प्री एम्पिटिव प्राइसिंग का, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, प्राइस स्कीमिंग, ठीक है। प्राइस स्कीमिंग का आपका मैं एग्जांपल दूँ तो आपका एप्पल, ठीक है, प्राइस स्कीमिंग का एग्जांपल है। लेकिन प्री एम्पिटिव प्राइसिंग का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रू? तो बोला गया है इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। सीधी सीधी लाइन आपके आई है ये, ठीक है, सीधा सीधा लिखा हुआ है आपके स्टडी मटेरियल में, ICI के स्टडी मटेरियल में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ मॉड्यूल पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि पूछा है कि इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका क्या नहीं आता है। देखिए ये आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है आपका इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल को हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका माइक्रो देन आपका मैक्रो, ठीक है। याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको क्लासेस में बता रखी है। देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो लेबर यूनियंस जो हैं वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, आपका कॉर्पोरेट कल्चर भी इंटरनल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, आपकी वैल्यूज़ हो गई, आपका सिस्टम हो गया, तो ये सारे क्या हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कस्टमर्स की तो कस्टमर आपका इंटरनल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज इन इंडियाज लार्जेस्ट SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो आपका आंसर है मुंद्रा, ठीक है, मुंद्रा। और ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखना है।
ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फुल फॉर्म भी याद रखनी है इसकी, ठीक है, SEZ की। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये है आपकी रेगुलेटरी बॉडी। देखिए, 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एक है आपका SEBI, एक है आपका IRDA और एक है आपका फेमा। ये क्या है चारों? ये आपकी रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका बैंक्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं मनी मार्केट और फॉरेक्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। आपका जो SEBI है ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, IRDA जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है, और फेमा जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो चारों रेगुलेटरी बॉडीज है, चारों इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही बनता है यहाँ से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा सकते हैं, याद रखने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड बैंक फंडिंग देता है, NABARD भी देता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी देता है, सभी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन भाई जो हमारा RBI है ना, ये फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। चलिए, द मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ गो नाउ प्राइवेट लिमिटेड डिवाइड द कस्टमर इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बाइंग फ्रीक्वेंसी, ठीक, और कितना स्पेंड करते हैं, ठीक है, एज, प्रेफरेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मार्केट डिपार्टमेंट फोकस्ड ऑन? तो इनको हम बोलेंगे क्या कर रहे हैं, ये मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर A विल बी योर राइट आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ पब्लिक कंपनी, भाई कितने भी हो सकते हैं, नो लिमिट, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये है आपकी प्राइवेट कंपनी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, हर बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये है आपकी पब्लिक कंपनी, ठीक। तो बात करें मिनिमम मेंबर्स की, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने हो सकते हैं मेंबर्स? 2, और मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 200, 2 to 200, ठीक, याद रहेगा। बात करें पब्लिक कंपनी की, तो मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं आपके? 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन बनता है, तो यहीं से बनता है आपका, तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस? तो भाई बदलता हुआ ज़माना है, तो चेंज, यानी ऑप्शन नंबर B विल बी योर राइट आंसर। हु वाज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विद बिल गेट्स? ठीक है, तो बिल गेट्स तो आपके हैं ही फाउंडर, लेकिन को फाउंडर, ठीक है, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड है इनके पॉल एलन, ठीक है, बचपन के दोस्त, ये इनके को फाउंडर है, पॉल एलन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स, फुल फॉर्म पूछिए आपसे ब्रिक्स की, तो B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, Which of the following is an Indian regulatory body that facilitates business organization? Again, आपका जो IRDA है ये इंश्योरेंस सेक्टर को फैसिलिटेट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C will be your right answer. When 2 or more companies come together to expand their business organization in a newly created entity, तो क्या होता है आपका merger, ठीक है। मान लीजिए भाई ये A कंपनी है, ठीक है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और ABC बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका मर्जर हो रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप बिल्कुल ही डिफरेंट है। बात करें इक्विजिशन की, तो इक्विजिशन में क्या होता है, जैसे ये A है, ये B है, तो A क्या करता है, B कंपनी को खा जाता है, ठीक है, तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बात करें कि व्हेन 2 और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, एक साथ में आती है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, और एक नई एंटिटी बन जाती है, यानी कि किसी का अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है, सभी एग्जिस्ट कर रही है, तो बोला जाएगा मर्जर, ठीक है। मर्जर के 1-2 लेटेस्ट एग्जाम्पल भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। विथ 2 शेयर होल्डर एंड 2 डायरेक्टर विच कंपनी विल बी इनकॉर्पोरेटेड? अभी अभी मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अगर मिनिमम 2 मेंबर हैं तो आपकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। A successful business has to identify, apprise and respond, ठीक है, IAR याद रखना है, ठीक है, आइडेंटिफाई, अप्राइज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या हमारे लिए वार्निंग्स यानी थ्रेट्स अवेलेबल है, ठीक।
चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी? ये तो सभी को पता ही होगा, आपका फ्लिपकार्ट, ठीक है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 2007 में, ठीक है। फाउंडर कौन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओ, पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। फ्लिपकार्ट जो है वो मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ठीक, याद रहेगा। चलिए, FDI इन सेक्टर विच रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल इज आइडेंटिफाइड। अगर कोई FDI है हमारे यहाँ इंडिया में, अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके पास में दो तरीके हैं। या तो उसके पास में, देखिए, FDI के दो रूट हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका ऑटोमेटिक, ठीक, ऑटोमेटिक, और एक हो सकता है आपका गवर्नमेंट रूट, ठीक। तो ऑटोमेटिक में किसी भी तरह के जो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर कौन सा वाला बच गया आपका? गवर्नमेंट रूट। इसमें आपकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। CCI कंसिस्ट ऑफ, एक तो चेयरमैन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। CCI कंसिस्ट ऑफ, एक तो आपका चेयरमैन और 6 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर। और कौन अपॉइंट करता है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। पुट ऑप्शन मीन्स द स्टॉक प्राइजेस इज अबाउट द स्ट्राइक प्राइजेस, ठीक है। पुट ऑप्शन समझा चुकी हूँ मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, तो आउट ऑफ द मनी, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। OPC फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 1 पर्सन कंपनी इज इनकॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो भाई अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही बंदा है, ठीक है, जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह है, तो अगर उसको कन्वर्ट करना है तो OPC यानी 1 पर्सन कंपनी बन सकती है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। लेबर यूनियंस, अगेन बताया था मैंने, लेबर यूनियंस जो है वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Which is the company in India to have equity stake in first greenfield airport on Kochi, India? बताइए भाई, बता चुकी हूँ मैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट weakening in beneficial for while strengthening is beneficial for। रिपीटेशन है, मैंने बताया था, अगर आपका एक्सचेंज रेट कम होता है तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सपोर्टर और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंपोर्टर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्शन फॉल अंडर विच फंक्शन? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, 3 फंक्शन होते हैं। देखिए, ये तो कोई फंक्शन होता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। एक तो होता है आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक होता है आपका जुडिशरी और एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाना है या इन्फोर्समेंट एक्शंस लेने हैं, तो ये किस काम में आएगा? कौन सा फंक्शन है आपका? ये आपका क्वाजी एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, 90, अनपेड मीडिया कवरेज इज अचीव्ड। भैया आप कुछ पे भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो पब्लिसिटी के थ्रू ही आपका पॉसिबल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। वी कैन गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम द लोकल शॉप इन अवर लोकेलिटी और थ्रू अ बिग मॉल, ठीक है। आप लोकल शॉप से भी खरीद सकते हैं और एक मॉल से भी ले सकते हैं, और फ्रॉम अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो आपका ऑनलाइन मार्केट है वहाँ से भी खरीद सकते हैं, और अ 10 मिनट डिलीवरी ऐप, ठीक है। आपके पास में 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ से आप खरीदना चाहें चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ऑल दीज ऑप्शंस पोर्ट्रे विच ऑफ द बिलो डोमेन ऑफ द BCK, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको BCK की करवा रखी हैं, आपके डोमेन्स भी करवा रखे हैं। तो है कि आपका BCK जो है वो वास्ट है, पढ़ा रखा है मैंने डोमेन्स। चलिए, द वांट्स एंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर किस में आता है? आपके एक्सपेक्टेशंस में आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे ICI के स्टडी मटेरियल से। फाइंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ 3 व्हीलर। ज़्यादातर आपको 3 व्हीलर्स दिखेंगे भाई, बजाज ऑटो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? निजीकरण। देखिए, ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड, ठीक है, ओनरशिप को गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट हाथों में देना सही लग रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, ये भी ठीक बात है।
ओपनिंग दोज एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर, यानी उन एरियाज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना विच आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे। इसका मतलब हम अगेन क्या कर रहे हैं, निजीकरण को यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई तीनों ही ठीक लग रहे हैं, ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये तो याद हो गया होगा, शायद 8-10 बार मैंने क्लासेस में बता दिया है, ठीक है। आपका आरबीआई जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। आपका मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। बाइंग सिल्वर इन मुंबई, ठीक है, आपने सिल्वर खरीदी मुंबई से टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस इन असम, ठीक है। मुंबई से खरीदी आपने सिल्वर, मान लीजिए 50,000 में खरीदी और आपने 60,000 में सेल कर दी, ठीक है। 50,000 में आपने परचेज किया, कहाँ से, मुंबई से, ठीक है, और सेल कर दिया 60,000 में आपके असम में। तो आपको क्या हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्राइजेस में डिफरेंस था। तो इसको मैंने आपको समझाया था, क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं। चलिए, द HUF कैन नॉट कंप्राइज मेंबर ऑफ, ठीक है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। HUF में कौन नहीं आ सकता, आपकी जो मुस्लिम फैमिलीज है वो नहीं आती हैं, सीधा सीधा याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो, आपके ऋषद प्रेम जी, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी अभी मैंने बताया था, ठीक है। एक तो चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होते हैं, और अपॉइंट कौन करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे लिखा है एक चेयरपर्सन, 6 मेंबर, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, यहाँ पे आरबीआई। तो आरबीआई अपॉइंट नहीं करता, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, थोड़ा सा याद रखने लायक चीज़ है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, ठीक है। अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स मिलके एक बड़े कॉर्पोरेट को अगर लोन दे रहे हैं, बताया था मैंने, क्या बोलते हैं उसको, सिंडिकेटेड लोन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आराम से हम लोगों ने आपका एमटीपी सॉल्व किया, ठीक है। आप कितने क्वेश्चंस राइट कर पा रहे हैं, कितना आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ पा रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।